नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी को सजा के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। प्रयागराज शूटआउट में फरार असद का कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन मेरठ से इस घटना के तार जुड़ गए हैं। पहले बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। मानहानि केस में सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली 2 साल की सज़ा को राहुल गांधी ने चुनौती दी है। राहुल ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की। राहुल की सज़ा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई अब 3 मई को होगी। राहुल गांधी दोपहर में सूरत पहुंचे थे। उनके साथ प्रियंका भी थी। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में भरूच से सूरत जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और हिरासत में ले लिया। सूरत की सेशन कोर्ट के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लहराए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कोर्ट के निर्णय पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये गुजरात में शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो हमारे नेता हैं और अपने नेता के साथ खड़े होने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। भाजपा का इस पर पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार पिछड़ों का अपमान किया है। दुख इस बात का है कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगना तो दूर, दबाव बनाने या डराने का काम लगातार कर रही है, माफ़ी नहीं मांग रही है। जब 3 वर्ष थे तब कोई इनके साथ नहीं गया। सूरत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर मानहानि के मुकदमे में दोषी ठहराया था। अदालत ने राहुल को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। इसी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। अब मानहानि केस में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है और 3 मई को सज़ा पर जो उनका याचिका है उस पर सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह यानी कि 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर सीबीआई ने सिसोदिया को अदालत के समक्ष पेश किया था। इससे पहले 20 मार्च को भी अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। 31 मार्च को अदालत ने इसी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 26 फरवरी को सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मनोज सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले में आपराधिक साजिश रचने का सिसोदिया को प्रथम दृष्टया सूत्रधार माना जा रहा है। अदालत ने पाया कि 90 से 100 करोड़ के बीच की अग्रिम रिश्वत का भुगतान दिल्ली सरकार में उनके अन्य सहयोगियों के लिए किया गया था। इसमें से 20 से 30 करोड़ रुपए सहअभियुक्त विजय नायर, अभिषेक बोईपल्ली और अनुमोदक दिनेश अरोड़ा के माध्यम से रूट किए गए पाए गए। इसी के बदले सिसोदिया ने साउथ लॉबी के हितों को संरक्षित करने के लिए आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों को संशोधित और हेरफेर करने की अनुमति दे दी थी। प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी आरोपी थे उनमें से कोई भी अब तक पकड़ में नहीं आया है। अतीक अहमद का बेटा असद भी एसटीएफ की पहुंच से दूर है। बताया जा रहा है कि फरार असद की पुलिस और एसटीएफ को सटीक लोकेशन नहीं मिल रही है। पुलिस ने ऐसी कई जगहों पर छापेमारी की जहां असद बाकी शूटरों के साथ शरण ले सकता था या ली है। एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही दूसरे ठिकाने की ओर वो निकल जाते हैं। एक बार दावा किया गया था कि कारोबार की मदद से नेपाल में छिप गया है। अब बताया जा रहा है कि प्रयागराज में शूटआउट के बाद भागे असद ने मेरठ में अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ शरण ली थी। फिर वो हरियाणा की तरफ चला गया। सुलेम सराय में जीटी रोड पर फरवरी में उमेश और दोनों गनर की हत्या के बाद अतीक के बेटे असद समेत गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, साबिर, अरमान को 1.25 महीने बाद भी पुलिस और एसटीएफ की 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें नहीं पकड़ पाई हैं। 12 से ज़्यादा टीमें इसमें लगी हुई हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली है। मेरठ से एक खबर आई है कि इस हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ में पहुंचा था। वहां से उसकी सीसीटीवी फुटेज बाहर आई है। वो जहां शरण ली जिस घर में, उस घर की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है। तकनीकी रूप से मजबूत यूपीएसटीएफ इन अपराधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है। आलम यह है कि घटना के 1.25 महीने बाद
पुलिस और एसटीएफ को अतीक के बहनोई मेरठ निवासी डॉक्टर अखलाक के घर का पता चला है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद असद ने मेरठ जाकर अपने फूफा की शरण ली थी। अब पुलिस का ये दावा सही है या थ्योरी गलत है, ये कहा नहीं जा सकता। अब कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा है कि असद नेपाल में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। केवल अनुमान है कि वो हरियाणा की तरफ गया है। बताया जाता है कि हरियाणा में अतीक गैंग का ज़बरदस्त कनेक्शन है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए किसी भी सफ़ेदपोश के यहाँ असद एक लंबे समय तक फरारी काट सकता है। असद के अलावा बाकी शूटरों की भी लोकेशन नहीं मिल रही है। अरमान के बारे में कहा जाता है कि वो बिहार चला गया। बिहार में उसके कई अपराधियों से कनेक्शन हैं। एक और भगोड़े शूटर साबिर के बारे में पुलिस को भनक लगी है कि वो घटना के बाद पीपरी की तरफ से नाव से यमुना पार पहुंचा और मध्य प्रदेश निकल गया। ऐसे में तमाम जांच से स्पष्ट है कि साबिर सहित ज़्यादातर शूटर यूपी छोड़कर बाहर निकल गई है और अब एसटीएफ केवल धक्के खा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है। स्कूलों में छात्रों का मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा रही है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ भी हटाए जा रहे हैं। नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ हटाया गया है। इस फैसले को शैक्षिक सत्र 2023-24 से लागू किया जा रहा है। ये कदम यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम अपनी नई पीढ़ी को उसका विरासत का परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, हमें ये बताया ही नहीं जा रहा था कि हमारी असली संस्कृति क्या है। कक्षा 12 की किताबों से अब हटाए गए विषयों के तहत छात्रों को अकबरनामा, बादशाहनामा ये पढ़ने को नहीं मिलेंगे। नागरिक शास्त्र की किताब भी बदल दी गई है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का चैप्टर भी बदल दिया गया है। मुगलों के नाम और इतिहास को लेकर योगी सरकार पहले भी फैसले ले चुकी है। 2020 में योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। तब योगी ने ट्वीट कर कहा था, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। शिवाजी हम सब के नायक हैं, ये योगी जी ने कहा था। कितने मिनट का हो गया? ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब कुछ खास खबरें। तहसील दिवस के अवसर पर मोदी नगर में हुई किसान की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, मगर मृतक का परिवार और किसान संगठन इतने से संतुष्ट नहीं हैं। वो लोग पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। समाधान दिवस में समस्या का समाधान न मिलने से क्षुब्ध किसान द्वारा हाथ की नस काटने और बाद में उसकी मौत होने के मामले में उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। लेखपाल पर आरोप है कि उसने अधिकारियों को इस मामले में गुमराह किया और सही जानकारी नहीं दी। लेकिन मात्र लेखपाल के सस्पेंशन से न तो किसान संतुष्ट हैं और न ही मृतक का परिवार। वे लोग एक सुर में किसान के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा गंभीर क्या विषय हो सकता है कि तहसील सभागार में अधिकारियों के सामने, जो हमारे स्थानीय अधिकारी उनके सामने उसने जान दी। क्या किया अधिकारियों ने? लीपापोती हो रही है। सिर्फ जांच समिति बना, जांच से हमें कोई मतलब नहीं। हमने अभी 3 सूत्री अपनी मांग की दी है इनको। नंबर 1, जितने भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो लेखपाल है या बड़ा अधिकारी है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि किसी ने जान दी है और सभागार में जान दी है, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जान दी है। हत्या का मुकदमा दर्ज हो। नंबर 2, 50 लाख का मुआवजे की हमने मांग रखी है। और नंबर 3 जो है, उसके परिवार वाले को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। गांव डिडोली में अपनी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटने से क्षुब्ध किसान सुशील कुमार त्यागी ने शनिवार को तहसील परिसर में आयोजित समाधान दिवस में ब्लेड मारकर हाथ की नस काट ली थी। इसी बीच कथित तौर पर हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। किसान की मौत के बाद एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, उप जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला मौके पर पहुंची और जांच की। शनिवार को तो प्रशासनिक अधिकारी मामले को दबाने में लगे रहे और मृतक किसान की ही गलती बता रहे थे, लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी राकेश कुमार द्वारा मामले की जांच के लिए एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है।
इस मामले में उप जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला ने बताया कि मृतक किसान द्वारा दी गई शिकायत का लेखपाल राजन प्रदर्शनी ने सही से निपटारा नहीं किया, बिना अधिकारियों की जानकारी के रिपोर्ट लगा दी। इस मामले में घोर लापरवाही सामने आई है, इसीलिए लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच कर रही एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने गांव का मुआयना किया। इस मामले में त्यागी समाज मोदीनगर ट्रस्ट द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने, 50 लाख का मुआवजा देने और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यह संगठन हर साल महर्षि कश्यप जयंती मनाता है। इस बार भी 5 अप्रैल को महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कश्यप निषाद संगठन द्वारा 5 अप्रैल को घंटाघर के रामलीला मैदान में महर्षि कश्यप जयंती और महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए ये उनका पहला आयोजन होगा। इसमें विभिन्न राज्यों से 50,000 से अधिक लोग सम्मिलित होंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ के माध्यम से ओबीसी वर्ग को एकजुट कर आगामी चुनाव में भाजपा की जीत को निश्चित किया जाएगा। अवसर पर बड़े महाकुंभ का आयोजन गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में किया जाना है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर जी, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर के लक्ष्मण जी और राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हंसराज अय्यर जी सहित देश और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और सरकार के वरिष्ठ नेताओं का आगमन निश्चित हुआ है। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया। नौकरी से लेकर कॉलेज तक में उसके आरक्षण का लाभ लोग उठा रहे हैं। आगामी चुनाव में 27% आरक्षण के साथ भाजपा चुनाव लड़ेगी। इस आयोजन की भव्यता इस बार और भी अधिक होने वाली है। हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से तैयारी शुरू कर दी है। गाजियाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से और उत्तर भारत के कई प्रदेशों से, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान से भी हजारों अनुयायी महाकुंभ में सम्मिलित होंगे। महाकुंभ की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि रामलीला मैदान में 1 लाख वर्ग फुट का विशाल टेंट लगाया जा रहा है। एलईडी लगाई जा रही हैं, जिससे दूर बैठे लोग मंच का लाइव प्रसारण देख सकें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जयवीर सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहेंगे। महाकुंभ के लिए पूरे शहर को भगवा गेटों से सजाया जा रहा है और रामलीला मैदान में विशाल गुब्बारा भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में दादरी थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे कुख्यात रणदीप भाटी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इसने अपने साथी के साथ मिलकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े जोगेंद्र उर्फ जुगला को दादरी पुलिस ने चिटहरा के पास एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर से 5 लाख की रंगदारी मांगने और न देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश एक सातिर किस्म का अपराधी है, जो अपने साथी देवेंद्र नागर और अन्य कुछ लोगों के साथ जेल में बंद अपने लीडर रणदीप भाटी के लिए एक्सटॉर्शन वसूलने का काम करता है।
दादरी पर एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें वादी जो कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता है उसके द्वारा बताया गया था कि उससे एक व्यक्ति देवेंद्र नागर ने एक्सटॉर्शन मनी डिमांड किया है। इस सूचना पर प्राप्त होते ही एफआईआर लिखा गया और देवेंद्र नागर को कल अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने बताया कि जुगला और उसके साथियों ने रणदीप भाटी के इशारे पर ही 29 मार्च को शिवनादर यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने वाले सत्येंद्र अधाना से साइट पर काम करने के एवज में 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। मांग पूरी नहीं होने पर जान से मारने की धमकी दी। सत्येंद्र अधाना ने टोकन मनी के रूप में 50,000 रुपये लिए थे और फ़ोन करके 4.5 लाख रुपये मांग रहा था। इसकी शिकायत दादरी पुलिस से की गई थी। शनिवार को देवेंद्र नागर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जोगेंद्र उर्फ जुगला की गिरफ्तारी हुई है। देवेंद्र नगर का साथी जोगेंद्र उर्फ जुगला, जिस पर लगभग 32 मुकदमे दर्ज है, उसको भी आज दादरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जोगेंद्र जुगला का रणदीप भाटी से क्या कनेक्शन है, इस पर भी विवेचना करी जा रही है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के मुताबिक जुमला एक कुख्यात अपराधी है। उसके ऊपर लूट, रंगदारी, हत्या के करीब 32 मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। मोबाइल फ़ोन लूटने वाले एक गिरोह का गाजियाबाद में नंदग्राम थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये लोग IMEI नंबर बदलने और लॉक तोड़ने में माहिर हैं। इनके कब्जे से 12 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए। और कंप्यूटर का IMEI और लॉक तोड़ने वाले उपकरण, एक मोटरसाइकिल, और जिससे ये घटना कायद करते थे, एक तमंचा और एक चाकू बरामद हुआ है। मोबाइल लूट कर कहाँ बेचते थे? मोबाइल लूट के अपने जानने वाले लोगों के माध्यम से, बेसिकली जो इनका किशन लड़का है वो उसके माध्यम से ये मोबाइल बेचते थे। और जो मोहम्मद समीर लड़का है वो इनका सॉफ्ट यूट्यूब और अन्य माध्यमों से वो लॉक तोड़ने का और IMEI बदलने का सॉफ्टवेयर सीख के उसके माध्यम से वो मोबाइल को, जो लूटे हुए मोबाइल होते थे उनका उनको IMEI वगैरह बदलता था। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसका भी हमें इंतज़ार रहता है। नमस्कार।